एक प्राइवेट कंपनी जिसने ट्रेड करने के नाम पर इंडिया को 200 साल तक कंट्रोल किया। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. और ना ही ये कोई कंट्री थी, ना कोई ये आर्मी थी, लेकिन फिर भी इसने दुनिया के सबसे अमीर देशों को अपना गुलाम बनाया। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करती थी या फिर हिस्ट्री के सबसे डेंजरस कॉर्पोरेट टेक ओवर। देखिए 1700s के टाइम पर यूरोप आज के जैसा डेवलप नहीं था। वहां पर ना कोई पावरफुल फैक्ट्रीज थी और ना ही कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी और ना ही वहां पर कोई ग्लोबल डोमिनेंस था। देखिए यूरोप उस टाइम पर बिखरा हुआ था, स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, कॉन्स्टेंट वॉर्स चल रही थी और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन उस टाइम पर एक लैंड एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम के यूरोपियन ट्रेवलर्स उस लैंड को पैराडाइज ऑफ नेशन भी बोलते थे और उस टाइम पर उसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। जी हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक सिविलाइजेशन जहाँ के मार्केट गोल्ड से चमकते थे और वहाँ के कपड़े इतने फाइन थे कि हवा के जैसे फील होते थे। और इंडिया की इस वेल्थ को देखकर जो यूरोपियन ट्रेवलर्स थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और उस टाइम के जो यूरोपियंस थे वो इंडिया को सिर्फ एक कंट्री की तरह नहीं देख रहे थे, वो इंडिया को एज अ ट्रेजर यानी कि एक खजाने की तरह देख रहे थे। देखिए यूरोपियंस की ऑब्सेशन इंडिया से स्टार्ट होती है स्पाइसेस से। आज स्पाइसेस किचन का नॉर्मल पार्ट है, लेकिन 500 साल पहले स्पाइसेस कोई लग्जरी नहीं थी, ये एक नेसेसिटी थी। देखिए जो यूरोप का क्लाइमेट था वो ब्रूचुअल था, यानी कि विंटर्स में जो फूड होता था वो खराब हो जाता था और जो मीट था वो सड़ जाता था और इसकी वजह से यूरोप में काफी ज्यादा बीमारियां भी फैलती थी। देखिए उस वक्त मसाले फूड को प्रिवेंट करते थे और मसालों से दवाइयां भी बनाई जाती थी और जो काली मिर्च होती थी उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। और उस वक्त क्लोव्स और सिनामोन, क्लोव्स यानी जो लौंग होती है, इन सब का प्राइस सिल्वर के बराबर हुआ करता था। और ये सब आता कहां से था? ये आता था इंडियन के ओशियन ट्रेड रूट से। जो अरब ट्रेडर्स थे वो सेंचुरीज से यूरोप को इंडियन स्पाइसेस बेच रहे थे, लेकिन जो बीच के मिडल मैन थे वो प्रॉफिट खा रहे थे और इसीलिए यूरोपियंस को लगने लगा कि अगर हम डायरेक्ट इंडिया तक पहुंच जाएं तो हम दुनिया के सबसे रिचेस्ट ट्रेडर्स बन सकते हैं। और यही थॉट दुनिया का फ्यूचर चेंज करने वाला था। देखिए 15th सेंचुरी के दौरान यूरोप अचानक से समुद्र की ओर देखना स्टार्ट करता है और उस वक्त इंडिया में ट्रेड के मामले में जो पुर्तगीज थे वो सबसे आगे थे। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है और ये दुनिया के पावर बैलेंस का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार यूरोप डायरेक्टली इंडिया के ट्रेड रूट तक पहुंच गया। पुर्तगाल ने इमीडिएटली पोर्ट्स कैप्चर किए, नवल पोर्ट्स बनाए और इंडियन ओशियन ट्रेड पे कंट्रोल जमाना शुरू किया। लेकिन फिर जल्द ही डच आए, फ्रेंच आए और फिर ब्रिटिशर्स आए और ये सब एक ही चीज के पीछे पागल थे और वो था इंडिया का ट्रेड। क्योंकि उस वक्त पर इंडिया इतना डेवलप्ड और इतना अमीर था कि जिसके पास इंडिया का ट्रेड होता वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता था। देखिए आज के टाइम पर हम चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बोलते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किंग, लेकिन उस टाइम पर इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर था। देखिए इंडिया उस टाइम पर कॉटन बनाता था, सिल्क एक्सपोर्ट करता था, इंडिगो प्रोड्यूस करता था, स्टील बनाता था और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता था। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी एडवांस थी कि जो यूरोप की लोकल इंडस्ट्रीज थी वो थ्रेटन होने लगी थी। देखिए जो ब्रिटिश वूल होती थी वो रफ और हैवी हुआ करती थी, लेकिन जो इंडिया की वूल हुआ करती थी वो सॉफ्ट हुआ करती थी और लाइट वेट हुआ करती थी और कलरफुल हुआ करती थी और इसी वजह से ये एक लग्जरियस वूल मानी जाती थी। ये मुस्लिम वूल इतनी फाइन थी कि लोग उस वक्त इस वूल को वूवन एयर बोलते थे और जो यूरोप के रिचेस्ट पर्सन थे वो इस वूल से ऑब्सेस्ड थे। और जो लंदन की रिच वुमेन्स थी वो भी इंडिया का सिल्क पहनती थी और जो ब्रिटिश घर हुआ करते थे उनके अंदर आपको इंडियन कारपेट और होम डेकोरेट के आइटम मिला करते थे। इंडिया उस टाइम पर यूरोप के लिए सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं था बल्कि फैशनेबल भी था। लेकिन इसके बाद यूरोप की नजर पड़ती है बंगाल पर और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि बंगाल उस टाइम पर फर्टाइल था, रिवर से कनेक्टेड था और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में अनमैच्ड था और ग्लोबली पोर्ट से लिंक्ड था।
और मुशीराबाद जैसी जो सिटीज थी वो यूरोप के कई सिटीज से काफी ज्यादा अमीर थी। यहाँ पर सिल्क था, कॉटन था और अनलिमिटेड टैक्स रेवेन्यू था। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ आ गया कि अगर हमने बंगाल को कंट्रोल कर लिया तो वेल्थ अनलिमिटेड होगी। और दोस्तों वहीं से ही जो इनका ट्रेड था वो लालच में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका था। ईयर 1600 यानी कि 1600 में जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो एक प्राइवेट कंपनी को चार्टर देता है और इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इनिशियली कंपनी का काम था इंडिया आओ, ट्रेड करो और प्रॉफिट कमाओ और वापस जाओ। मुगल एम्परर से परमिशन लेते थे, वहां पर फैक्ट्री बनाते थे और ट्रेड करते थे। लेकिन दोस्तों जो इंडिया की वेल्थ थी उसे देखकर यूरोपियंस की नीयत बिगड़ने लगी थी। उन्होंने वहां पर रियलाइज किया कि जो हम ट्रेड करते हैं इससे तो हमें लिमिटेड मनी मिलता है, लेकिन क्या हो अगर हम इंडिया को कंट्रोल करने लग जाएं तो फिर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा होगा। और फिर ये कंपनी ट्रेडर से रूलर बनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यूरोप ऐसा करने की क्यों सोचता है? क्योंकि देखिए इंडिया उस टाइम पर कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं थी। इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर थी। इंडियन ओशियंस उस टाइम पर दुनिया के बिगेस्ट ट्रेड नेटवर्क थे। शिप्स अरेबियन सी से, अफ्रीका से, चाइना से और यूरोप से सब इंडिया कनेक्ट करते थे। इंडिया ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज था और जो इंडिया को कंट्रोल करता था वो ट्रेड कंट्रोल कर सकता था, फ्यूचर कंट्रोल कर सकता था और रिसोर्सेज को भी कंट्रोल में कर सकता था। और इसीलिए यूरोपियंस इंडिया को कंक्वायर करना चाहते थे। यूरोपियंस इंडिया को सिर्फ स्पाइसेस के लिए नहीं चाहते थे, यहाँ पर कॉटन भी था, सिल्वर भी था, इंडिगो भी था और गोल्ड भी था। और बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो ओपीएम को चाइनीज मार्केट में बेचकर ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे। और धीरे धीरे यूरोप के लिए इंडिया ट्रेजरी, मिलिट्री बेस और इंडस्ट्रियल बैकबोन बन जाता है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की वेल्थ को कैसे लूटा, ये समझने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। लंदन 31 दिसंबर ईयर 1600। देखिए बाहर तो ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन लंदन में एक रूम के अंदर यूरोप के कुछ रिचेस्ट मर्चेंट टेबल के अराउंड बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पर मैप्स पड़े हुए थे, रूट्स ड्रॉ हुए पड़े हुए थे और स्पाइसेस के कुछ सैंपल्स पड़े हुए थे। और इन सब के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी और वो था इंडिया। क्योंकि यूरोप को सीधा सीधा समझ में आ गया था कि जो इंडिया को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। और उसी रूम से जन्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर लेगी। 1600s के इंग्लैंड को देखो। इंग्लैंड उस टाइम पर ग्लोबल सुपर पावर नहीं था, स्पेन सुपर पावर था, पुर्तगाल ओशियंस कंट्रोल कर रहे थे और डच ट्रेड डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर इंग्लैंड के मर्चेंट्स ने एक डेंजरस आइडिया सोचा कि अगर हम अकेले compete नहीं कर सकते हैं तो हम मिलकर एक जाइंट कंपनी बनाते हैं। और यही मॉडर्न कॉर्पोरेशन का एक अर्ली वर्जन था। 31 दिसंबर ईयर 1600 क्वीन एलिजाबेथ एक डॉक्यूमेंट साइन करती हैं और इस डॉक्यूमेंट का नाम था द रॉयल चार्टर। इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी एशिया में ट्रेड करने की, पोर्ट एस्टेब्लिश करने की और अपने शिप्स भेजने की। सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रिटिश क्राउन ने एक प्राइवेट कंपनी को इंटरनेशनल पावर दे दी थी और वहीं से ही हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसी एक आदमी की नहीं थी, ये एक रिवोल्यूशनरी मॉडल था। इसमें इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे और जॉइंट स्टॉक बिजनेसेस थे। आज हम स्टॉक मार्केट को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन 1600s के टाइम पर ये एक रिवोल्यूशनरी मॉडल हुआ करता था। जो अमीर मर्चेंट्स होते थे वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्टर बन जाते थे और इन इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स मिलते थे। अगर कंपनी प्रॉफिट करती थी तो इन्हें भी प्रॉफिट होता था और ये अमीर बनते थे, और कंपनी लॉस करती थी तो इन्हें भी लॉस होता था। यानी कि जो रिस्क था वो भी इन सब के बीच बटा हुआ था। ये मॉडर्न कैपिटलिज्म का एक अर्ली ब्लूप्रिंट था और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मैसिव प्रॉफिट कलेक्ट होने लगा। देखिए ऑब्वियसली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटेंट या फिर गोल था वो था ट्रेड, लेकिन धीरे धीरे ये बन चुका था वेल्थ एक्सट्रैक्शन यानी कि लूटना। यूरोप को स्पाइसेस चाहिए थे, कॉटन चाहिए था और सिल्क चाहिए था, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स मिडल मैन को रिमूव करना चाहते थे जो इनके प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा था। रॉयल चार्टर मिलते ही कंपनी ने शिप्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए, वुडन शिप्स, मंथ लॉन्ग जर्नीज और डेडली ओशियन। उस टाइम पर इंडिया जाने का मतलब था बड़े बड़े भूकंप को फेसेस करना और वहां के जो पायरेट्स थे उनसे लड़ना। देखिए उस टाइम पर इंडिया में प्रॉफिट इतना ह्यूज था कि जो ब्रिटिशर्स के लिए ये रिस्क था ये कुछ भी नहीं था। जो ब्रिटिशर्स के शिप्स थे वो इंडिया में पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। सूरत जो इंडिया का उस टाइम का पावरफुल मुगल ट्रेडिंग पोर्ट था, ब्रिटिशर्स यहीं से ही इंडिया में एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो ये कोई पावरफुल कंपनी नहीं थी, ये वीक कंपनी थी। और उस वक्त इंडिया जो था वो पावरफुल था। जो मुगल एम्पायर था वो उस वक्त दुनिया के सबसे रिचेस्ट एम्पायर में से एक था। और उस वक्त ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये इंडिया आते थे, मुगल्स को मनाते थे, उनके लिए गिफ्ट्स भेजते थे और ट्रेड की परमिशन लेते थे। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस टाइम पर एक सिर्फ आउटसाइडर बिजनेस थी, लेकिन फिर क्या था, इन्होंने इंडिया की वेल्थ देख ली और वेल्थ को देखने के बाद
बाद ही इनके मन में लालच आ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई नॉर्मल एरा गेरा बिजनेस नहीं था, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी थी। कंपनी क्या करती थी, ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट्स भेजती थी, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती थी, शिप्स मैनेज करती थी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करती थी। और इतना ही नहीं, ये प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करती थी। देखिए उस टाइम पर लंदन में ब्रिटिशर्स की मीटिंग्स हुआ करती थी और जो लंदन के डिसीजंस हुआ करते थे वो इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ करते थे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक अर्ली वर्जन था। शुरुआत में तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका इंटेंट था कि इंडिया में सिर्फ ट्रेड करेंगे, लेकिन जो इंडिया की वेल्थ थी उसको देखकर इसका ग्रीड आ ही चुका था। जो इंडिया के सिल्क थे, इंडिया का वुलन था और इंडिया के जो फर्नीचर थे, ये ब्रिटिश में एक लग्जरी का साइन बन चुके थे। कंपनी के प्रॉफिट एक्सप्लोड करने लगे थे और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि जो पावर है वो ट्रेड में नहीं है, पावर अब हमें पॉलिटिक्स से कंट्रोल करनी पड़ेगी और जो पॉलिटिकल कंट्रोल होगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और यही थॉट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ्यूचर का एक सीड बन चुका था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडर्स बन के आई थी और उस वक्त इनके पास ना तो कोई ज्यादा रिसोर्सेज थे और ना ही कोई ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी और ना ही इनके पास कोई ज्यादा मिलिट्री थी। और असल बात ये थी कि उस वक्त पर मुगल एम्पायर्स के सामने इनकी कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है, आखिर कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया जैसे मैसिव सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर लिया? इसका आंसर सिंपल था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया था। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, उस वक्त पर इंडिया टूट रहा था और वही चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बन गई। अब यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है। ईयर 1707 में जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसकी डेथ हो जाती है। देखिए औरंगजेब ने एम्पायर को बाहर से तो स्ट्रॉन्ग बना दिया था, लेकिन उसने एम्पायर को अंदर से वीक भी कर दिया था। ईयर्स ऑफ वार्स, मैसिव मिलिट्री स्पेंडिंग, रिलीजियस टेंशन और ओवर एक्सपेंशन। एम्पायर बाहर से तो जायंट लग रहा था, लेकिन अंदर से क्रैक हो चुका था। और औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा था। और औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल थ्रोन था वो एक बैटलफील्ड बन चुका था। जो प्रिंसेस थे वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, नोवल कॉन्स्पिरेंसीज कर रहे थे और जो उस वक्त के गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि किसी के पास रियल कंट्रोल था ही नहीं। और जब सेंटर वीक होता है तो पूरा सिस्टम ब्रेक होने लग जाता है। मुगल एम्पायर वीक होने के बाद जो रिलीजियस किंगडम्स थे वो भी पावरफुल होने लगे थे। उधर बंगाल भी एक पावर सेंटर बन चुका था और जो मैसूर था वो भी राइज कर रहा था और हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट बन चुका था। और उधर अवध में अपनी अलग ही पॉलिटिक्स चल रही थी। अब देखिए इंडिया यूनाइटेड नहीं रहा, इंडिया अलग अलग पावर ब्लॉक्स में डिवाइड होने लगा और सभी एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे थे। और यही ईस्ट इंडिया के लिए एक सबसे सही मौका था। एक रूलर दूसरे रूलर के ऊपर हमला कर रहा था और एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे थे और यहीं से जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो आने स्टार्ट हो चुके थे। ट्रस्ट तो मानो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी कि इंडिया को बाहर से तो मैनिपुलेट करना मुश्किल है, लेकिन अंदर से डिवाइड करके मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। मुगल सिस्टम में करप्शन डीपली स्प्रेड हो चुकी थी। ऑफिशियल्स ब्राइबर्स ले रहे थे, लॉयल्टी सेल कर रहे थे और पावर के लिए बेट्रायल्स कॉमन हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्विकली वीकनेस समझ ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह समझ लिया था कि इंडिया को बंदूक और हथियारों से नहीं बल्कि पैसे और पॉलिटिक्स से कंट्रोल किया जा सकता है और वही उनका सबसे मोस्ट डेंजरस वेपन बन गया। देखिए उस टाइम पर बंगाल इंडिया का रिचेस्ट रीजन था, लेकिन बंगाल उस टाइम पर पॉलिटिकली अनस्टेबल था। नवाब सिराज उद दौला उस टाइम पर यंग था, एनिमीज के सराउंडेड था और कोर्ट पॉलिटिक्स वहां पर टॉक्सिक थी। कंपनी इनिशियली सिर्फ ट्रेड प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर कंपनी ऑफिशियल्स ने एक डेंजरस प्लान बनाया। कंपनी ने सोचा व्हाई नॉट कंट्रोल बंगाल इटसेल्फ और फिर स्टार्ट होती हैं सीक्रेट मीटिंग्स, बेट्रायल्स और कॉन्स्पिरेंसीज। मीर जाफर ये उस वक्त बंगाल के चीफ जनरल हुआ करते थे और उस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं। इंडियन रूलर्स को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ही लोगों का यूज कर रही थी और यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन बन गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये धीरे धीरे समझ गई थी कि जो इंडिया है इसकी वीकनेस मिलिट्री नहीं है, इसकी वीकनेस है डिवीजन। कंपनी हर कॉन्फ्लिक्ट को अपॉर्चुनिटी बना रही थी। ये कंपनी क्या करती थी, एक साइड को तो सपोर्ट करती थी और एक साइड को वीक करती थी और फिर दोनों को कंट्रोल करती थी। और यही डिवाइड एंड रूल मॉडल था जिसे हम फूट डालो और राज करो भी बोलते हैं। उस वक्त दिल्ली इन्वेंशन फेस कर रहा था, ट्रेजरी एम्प्टी थी और आर्मीज वीक थी। एक टाइम का सुपर पावर अपने सर्वाइवर के लिए अब स्ट्रगल कर रहा था और इसी चावोस के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्गर बनती गई। कंपनी ने इंडिया को इनिशियली मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं हराया, कंपनी ने इंडिया को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन, बेट्रायल्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का यूज किया। ये फॉरेन इन्वेंशन से पहले इंटरनल कोलैप्स की स्टोरी थी
और कंपनी ने उस कोलैप्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दिया। देखिए अब हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक एम्पायर कैसे बन गई, इसने इंडिया के ऊपर इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे ले लिया और 200 साल तक इंडिया के ऊपर कैसे राज किया। देखिए इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज छिपी हुई हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी है द फर्स्ट वेपन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट वेपन थे वो कोई गन्स नहीं थे, इनका जो फर्स्ट वेपन था वो था मोनोपोली। देखिए ईयर 1600 के टाइम पर जो रॉयल चार्टर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया था कि वो एशिया में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड का कोई नॉर्मल ट्रेडर था वो बिना परमिशन के एशिया में ट्रेड नहीं कर सकता था। और ये मोनोपोली कंपनी को मैसिव प्रॉफिट्स, मार्केट डोमिनेशन और कंट्रोल देती थी। कंपनी धीरे धीरे स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन को कंट्रोल करने लगी थी और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया वैसे वैसे कंपनी की पावर भी बढ़ती गई। सेकंड स्ट्रैटेजी थी ट्रेड वाज ओनली द कवर। ऑब्वियसली कंपनी तो एक ट्रेडर थी, लेकिन ट्रेडर उनका एक कवर था। कंपनी पहले तो पोर्ट्स पर इन्फ्लुएंस बिल्ड करती थी, फिर रूलर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करती थी और डील्स करती थी, और फिर धीरे धीरे पूरे पोर्ट पर अपना कब्जा कर लेती थी। उसने समझ लिया था कि ट्रेड तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और नंबर 3 सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है वो है डिवाइड एंड रूल। देखिए उस टाइम के जो रीजन किंगडम्स थे जैसे कि मराठास, बंगाल, मैसूर, ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट थे। कंपनी डायरेक्टली वॉर नहीं जीत रही थी, कंपनी इंडियन डिवीजन को अपना वेपन बना रही थी। इमेजिन करो एक बिजनेस अपनी एक खुद की आर्मी बना रहा है। इसने यह आर्मी अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे सोल्जर्स इंक्रीज होने लगे, वेपन्स मॉडर्न होने लगे और कंपनी मिलिट्री पावर बनने लगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कंपनी इंडियन सोल्जर्स का ही यूज करती थी। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो तो कमांड करते थे और जो मिलिट्री का लार्ज हिस्सा था वो इंडियंस थे। और कंपनी ने इसी चीज को अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई। इन्होंने क्या किया, एक रूलर को तो सपोर्ट करो और दूसरे रूलर को वीक बनाते जाओ और फिर बाद में दोनों को ही कंट्रोल कर लो। और जो पैसे थे वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने लगी और यही कॉर्पोरेट मिलिट्रीनाइजेशन का बर्थ था। नंबर 5 स्ट्रैटेजी थी मनी फंडेड वॉर। कंपनी वॉर्स को किंगडम्स की तरह टैक्सेस से नहीं बल्कि बिजनेस के प्रॉफिट से फंड करती थी। ट्रेड प्रॉफिट से आर्मी बनाई, आर्मी से ज्यादा टेरिटरी बनाई और टेरिटरी से ज्यादा टैक्स और टैक्स से बिगर आर्मी। ये एक सेल्फ एक्सपेंडिंग मशीन बन चुका था। देखिए जो बंगाल का रेवेन्यू था उसने कंपनी को अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ दी और वही कंपनी का टर्निंग पॉइंट था। अब ये कोई कंपनी साधारण ट्रेड कंपनी नहीं रही थी, बल्कि ये एक वॉर मशीन बन चुकी थी। और नंबर 6 स्ट्रैटेजी थी ट्रेड मैनिपुलेशन। कंपनी फ्री में मार्केट नहीं चला रही थी, वो ट्रेड मैनिपुलेट कर रही थी। इंडियन व्यूवर्स को, ट्रेडर्स को फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, प्राइजेस कंट्रोल किए जाते थे और कंपटीशन डिस्ट्रॉय किया जाता था। कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंपनी के कंट्रोल में आने लगती हैं। कंपनी का गोल सिंपल था, इंडियन प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ट्रेड अब पार्टनरशिप नहीं रही थी बल्कि इकोनॉमिक डोमिनेशन बन गई थी। और नंबर 7 स्ट्रैटेजी है द टैक्स सिस्टम। सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी तब स्टार्ट होती है जब कंपनी टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। ट्रेडिशनली टैक्सेस किंग्स कलेक्ट करते थे, लेकिन बंगाल विक्ट्री के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू सिस्टम कंट्रोल करने लगी। अब इमेजिन करो एक प्राइवेट कंपनी टैक्स कलेक्ट कर रही है, आर्मीज को फंड कर रही है और टेरिटरीज कंट्रोल कर रही है। ये कॉर्पोरेशन नहीं, ये एक पैरेलल स्टेट बन चुका था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडर बन के आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रेडर से बिजनेसमैन बनी और बिजनेसमैन से वो डायरेक्ट रूलर बन गई। लेकिन हर एम्पायर का एक डार्क साइड होता है और ब्रिटिश एम्पायर का डार्क साइड इंडिया के विलेजर्स में लिखा गया था। उन फील्ड्स में जहां पर फार्मर्स भूख से मर रहे थे, उन रिवर्स के पास जहां पर डेड बॉडीज पड़ी रह गई थी। अब यहाँ पर रियल सवाल ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स इंडिया से क्या ले गए, यहाँ पर रियल सवाल ये है कि इंडिया ने ब्रिटिशर्स की वजह से क्या क्या चीजें लूज करी। देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो इंडिया दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक था। देखिए औरंगजेब के रूल के टाइम पर इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया वेल्थ प्रोड्यूसर्स हैं, वेल्थ सप्लायर बन गया। देखिए पैसा इंडिया में जनरेट होता था और फ्लो ब्रिटेन की तरफ जाता था। ये सिर्फ ट्रेड नहीं था बल्कि ये इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन था। देखिए ब्रिटिश सिस्टम का फाउंडेशन था रेवेन्यू, ज्यादा टैक्सेस, मोर एक्सट्रैक्शन और ज्यादा प्रॉफिट। देखिए फार्मर्स पर बुरी तरीके से लैंड टैक्सेस लगाए गए, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या ना हो, चाहे क्लाइमेट अच्छा हो या ना हो, चाहे फसल खराब हो जाए, लेकिन फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था। और फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, या तो टैक्स दो या फिर अपनी जमीन को उनके नाम कर दो। और इसी प्रेशर ने विलेजर्स को कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स को फूड सिक्योरिटी से ज्यादा कंसर्न था प्रॉफिट क्रॉप्स का। देखिए इंडिगो, ओपियम और कैश क्रॉप। फार्मर्स को यह फोर्स किया जाता था कि अपनी जमीन पर वो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स को उगाएं और ब्रिटिश रूलर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फूड प्रोडक्शन था वो वीक होने लगा और विलेजर्स डिपेंडेंट होने लगे। और जब क्राइसिस आया तो मिलियंस ऑफ लोग वल्नरेबल थे। देखिए ईयर 1770 में इंडिया का रिचेस्ट रीजन भूख से जूझने लगा था। जो खेत थे वो तो सूखे पड़ चुके
चुके थे और जो विलेजर्स थे वो खाली हो चुके थे और लोग रोड पर गिर रहे थे, और फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ लोग मारे गए और कुछ हिस्टोरियंस तो 10 मिलियन लोगों तक एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इंडिया में वेल्थ तो जनरेट होती थी, लेकिन जो टैक्स होता था, जो प्रॉफिट्स होते थे और जो ट्रेड सरप्लस होते थे, वो सब ब्रिटेन को ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इंडिया के लेबर का यूज होता था, इंडिया के एग्रीकल्चर का यूज होता था और इंडिया के प्रोडक्शन का यूज होता था, लेकिन एनरिचमेंट ब्रिटेन का। देखिए, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आर्मीज लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो टैक्स सिस्टम, मोनोप्लीज और एक्सट्रैक्शन मॉडल्स लेकर आए थे, और उन सिस्टम्स की कॉस्ट मिलियंस ऑफ इंडियंस ने पे की है। देखिए, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को रूल नहीं किया है, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया है और अपनी पावर को बिल्ड किया है। और जो आजकल की नई जनरेशन है वो अब्रॉड पढ़ने जाती है किसी यूनिवर्सिटीज में या फिर बाहर, तो वहां पर उनको सिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा था, वहाँ की जो फैसिलिटीज थी वो अच्छी थी। लेकिन पहले एक बात को ध्यान से सुनो, उन्होंने दूसरों की मेहनत से अपना पेट भरा है, यानी कि उन्होंने इंडिया की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करके अपने ब्रिटिश में भेजा है। तो इस बात को समझना जरूरी है। सो आई होप इस केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और बिजनेस जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए डिकोडिंग इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।